का भूगोल। इंट्रोडक्शन टू इंडियन ज्योग्राफी। क्या आपको पता है कि भारत दुनिया का अकेला ऐसा देश है जहां आपको दुनिया के सारे ऊंचे बर्फीले पहाड़, सबसे गर्म रेगिस्तान, सबसे घने जंगल और सबसे लंबे बीच सब एक ही बाउंड्री के अंदर मिलते हैं। भारत एशिया महाद्वीप के दक्षिण में स्थित है। यह अपनी विशालता, भूगर्भिक संरचना और स्थलाकृतिक विविधताओं के कारण एक विशिष्ट उपमहाद्वीप का दर्जा रखता है। अब हम यह समझ सकते हैं कि उपमहाद्वीप क्यों कहा जाता है। कल्पना कीजिए कि एशिया एक बहुत बड़ा महाद्वीप है और अब सोचिए उसका एक हिस्सा इतना विशाल और विशिष्ट हो कि उसकी अपनी पहचान बन जाए। यही है भारतीय उपमहाद्वीप। भारत को उपमहाद्वीप इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह 3 ओर से समुद्रों से घिरा है। उत्तर में विशाल हिमालय इसे बाकी भागों से अलग करता है। इसकी भौगोलिक बनावट, जलवायु, नदियाँ और सांस्कृतिक विविधता इसे एक अलग देश की पहचान देती है। हालांकि भारतीय उपमहाद्वीप में सामान्यतः भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और मालदीव भी माने जाते हैं। एक बात और यहाँ ध्यान देने योग्य है कि अगर आप सोचें कि उत्तर में हिमालय नहीं होता तो सेंट्रल एशिया से आने वाली बर्फीली हवाएं, हड्डियां जमा देने वाली जो ठंडी हवाएं वहाँ से आती हैं, यह भारत को एक रेगिस्तान बना देती। इसलिए हिमालय हमारे लिए सिर्फ एक पहाड़ नहीं है बल्कि हमारा सबसे बड़ा बॉडीगार्ड है। इसीलिए हम इसे उत्तर में हिमालय को उत्तर में अभेद्य श्रृंखला कहते हैं। अब हम भारत की अवस्थिति और विस्तार के संदर्भ में चर्चा करते हैं तो हम देखते हैं कि भारत पूरी तरह से उत्तरी गोलार्ध में अक्षांशीय दृष्टि से और पूर्वी गोलार्ध में देशांतरी दृष्टि से है। अब उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध इसे समझने के लिए हम एक वर्ल्ड मैप पर ही हम समझते हैं। अगर इसे हम इस तरह से रेखा खींच दें तो एक रेखा मध्य रेखा जाती है। यह भारत को ये उत्तरी गोलार्ध और यह दक्षिणी गोलार्ध हो जाता है। इसके बाद यदि हम ग्रीनविच मीन टाइम जो है उसको अगर खींचते हैं तो यह पूर्वी भाग है और यह दक्षिणी भाग है। इसीलिए भारत उत्तरी गोलार्ध में अक्षांशीय दृष्टि से और पूर्वी गोलार्ध में देशांतरी दृष्टि से। इस तरह भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक और देशांतरी विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। और यदि भारत की लंबाई और चौड़ाई की बात की जाए तो उत्तर से दक्षिण की ओर अधिकतर लंबाई 3214 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम की ओर 2933 किलोमीटर है। इसी वजह से यह जो भारत की आकृति बनती है वह एक चतुष्कोणीय आकृति हो जाती है। भारत के क्षेत्रफल को अगर हम देखें तो यह
32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। और विश्व में अगर हम विश्व के पूरे क्षेत्रफल में यदि केवल भारत का क्षेत्रफल देखते हैं तो यह 2.4% है। और विश्व के विभिन्न देश जिनका भारत से ज़्यादा क्षेत्रफल है, यदि हम उनको देखते हैं तो इस दृष्टि से भारत 7वें स्थान पर आता है। और भारत से बड़े देश रूस, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया और फिर इसके बाद भारत आता है। और विश्व की जनसंख्या में भारत की हिस्सेदारी 17.5% है। अब हालांकि यह आंकड़ा 2011 की जनगणना के अनुसार है। वर्तमान में जनसंख्या की स्थिति बदल चुकी होगी। ये नई जनगणना होने के बाद हमें इसकी जानकारी होगी, इसलिए हम अभी के लिए 17.5% ही विश्व की जनसंख्या में भारत की जनसंख्या मानते हैं। अब कुछ महत्वपूर्ण रेखाओं को देखते हैं, जिनमें एक कर्क रेखा भी है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। यह 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश से निकलती है। और यदि हम देखें तो यह भारत के बीचों बीच से निकलती है और भारत को लगभग 2 हिस्सों में बांट देती है। अब यदि हम देखें तो कर्क रेखा बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षाओं की दृष्टि से, क्योंकि अक्सर कर्क रेखा से संबंधित प्रश्न विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। जैसे कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है, कौन कौन से शहर कर्क रेखा के नज़दीक हैं, किन प्रदेशों की राजधानियाँ कर्क रेखा के नज़दीक हैं, और वे कौन से प्रदेश हैं जहाँ से कर्क रेखा गुजरती है। इस तरह के तमाम प्रश्न हमें विभिन्न परीक्षाओं में मिलते रहते हैं। तो यहाँ हम देखते हैं कि कर्क रेखा 8 राज्यों से गुजरती है, जिनमें पश्चिम से पूर्व की ओर उनका क्रम हम देखें तो वह है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और फिर मिज़ोरम से कर्क रेखा गुजरती है। कर्क रेखा के लिए एक ट्रिक भी अक्सर यूज की जाती है। इन राज्यों को याद रखने के संबंध में है, जैसे मित्र पर गमछा जहार। तो इसे अगर हम लिख के देखें यहाँ तो एम तो इसे यदि हम देखें तो MI मिज़ोरम के लिए, TR त्रिपुरा के लिए और यहाँ PA पश्चिम बंगाल के लिए और ये R राजस्थान के लिए है। इसके बाद GA गुजरात के लिए और M मध्य प्रदेश के लिए और चा छत्तीसगढ़ और JAR झारखंड के लिए है। तो यदि आप चाहें तो इस तरह से भी कर्क रेखा किन राज्यों से गुजरती है उन्हें याद कर सकते हैं। इसके बाद एक अन्य महत्वपूर्ण रेखा है जो कि भारतीय मानक रेखा है, जिससे समय का निर्धारण किया जाता है कि भारत में क्या समय हुआ है।
तो यह भारत से 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से गुजरती है, जो कि प्रयागराज के आसपास से ही इसकी स्थिति है। और ग्रीनविच मीन टाइम से यह 5 घंटे 30 मिनट आगे है। तो ग्रीनविच मीन टाइम लंदन से गुजरती है, जो 0 डिग्री वहाँ से माना जाता है। उसके बाद अगर पश्चिम की ओर जाते हैं तो पश्चिम देशांतर की ओर हम बढ़ते हैं, और यदि पूरब की तरफ जाते हैं, जिनमें यूरोप के अन्य भागों से एशिया की ओर जाते हैं, तो वह पूर्वी देशांतर होता है। तो उसी स्थिति में भारत की मानक समय रेखा 82 डिग्री 30 मिनट है, और इस तरह से बढ़ते हुए समय 5 घंटे 30 मिनट आगे हो जाता है। इसका मतलब है कि जब लंदन में 12 बजे का समय होता है, तब भारत में 5:30 हो जाते हैं। अब विभिन्न रेखाएं, जैसे अक्षांशीय रेखाएं, देशांतरीय रेखाएं, कर्क रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा, अंतर्राष्ट्रीय तिथि लाइन, अंतर्राष्ट्रीय टाइम लाइन, इन सब रेखाओं को हम एक सरल तरीके से एक अलग वीडियो में समझ सकते हैं। तो यहाँ केवल भारतीय मानक समय रेखा पर ही ध्यान दिया जा रहा है कि यह 5 घंटे और 30 मिनट आगे है, और यह ही भारत के समय का निर्धारण करती है। यह रेखा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश से गुजरती है। लेकिन भारत की जो भौगोलिक स्थिति है इतनी विशाल है कि इसमें भारत की अक्षांशीय स्थिति में लगभग 30 डिग्री का अंतर आ जाता है। अब 30 डिग्री का मतलब है कि लगभग 2 घंटे का अंतर आ जाता है भारत के पश्चिमी स्थान के समय में और पूर्वी स्थान के समय में, यानी गुजरात के पश्चिमी हिस्से के समय में और अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी हिस्से के समय में। तो यदि हम देखें तो यदि पृथ्वी को 360 डिग्री माना जाए और 24 घंटों का यदि उसमें भाग कर दिया जाए, तो यहाँ 15 डिग्री जो देशांतरीय विस्तार आता है, इससे हमारा 1 घंटा बन जाता है। तो भारत में चूँकि पूरब से पश्चिम के बीच में 30 डिग्री का अंतर आ जाता है, इसी वजह से हम मान सकते हैं कि भारत के पश्चिमी और पूर्वी बिंदु के बीच 2 घंटे का फ़र्क होगा। यानी यदि सूर्योदय जब यहाँ अरुणाचल प्रदेश में होगा, तो इससे 2 घंटे बाद गुजरात में सूर्योदय होगा। तो इससे आप समझ सकते हैं कि विभिन्न स्थानों पर समय, दिन की स्थिति भिन्न भिन्न होती है, क्योंकि अगर समय भिन्न भिन्न होगा तो उससे एक अलग समस्याएं होती हैं। इस वजह से समय को एक ऐसी रेखा से मान लिया गया है जो सभी के लिए अनुकूल हो, एक समान समय बताने के लिए। नहीं तो आप अगर पाते कि पश्चिम के राज्यों में समय अलग है और पूर्वी के राज्यों में समय अलग है, तो इससे समय में एक रूपता ना होने से इसकी कई समस्याएं हो सकती थी। इसी वजह से एक समय रेखा मान ली गई है, जिसके समय को ही पूरे देश में एक समान माना जाता है।
अब हम भारत की सीमाओं के बारे में देखते हैं। बॉर्डर्स ऑफ इंडियाज़। भारत की सीमा, भारत अपनी स्थलीय सीमा 7 देशों के साथ साझा करता है, जिनमें 16 और 2 केंद्र शासित प्रदेश भी हैं। लेकिन इससे पहले यदि यह देखा जाए कि सीमाएं इतनी महत्वपूर्ण क्यों हैं, तो इसमें हम देख सकते हैं कि हर देश की अपनी सीमाएं होती हैं, जो यह बताती हैं कि कहाँ तक उस देश के कानून लागू होते हैं, उसकी ज़मीन, समुद्र और हवाई क्षेत्र कहाँ तक है। इस वजह से भारत की सीमाएं केवल नक्शे पर बनी रेखाएं नहीं हैं, बल्कि यह हमारी सुरक्षा, व्यापार, प्राकृतिक संसाधनों और राष्ट्रीय संप्रभुता की रक्षा भी करती है। इसीलिए हम यह मानेंगे या इसलिए यह माना जाता है कि सीमाएं सिर्फ लाइनें नहीं हैं, बल्कि किसी भी देश की पहचान, सुरक्षा और अधिकार की आधारशिला भी है। भारत जो कि 7 देशों के साथ सीमा साझा करता है, और यहाँ ध्यान देने योग्य बात है कि स्थलीय सीमा 7 देशों के साथ साझा करता है, जिनमें यदि हम देखें तो यह क्रम अधिक से कम, सर्वाधिक बांग्लादेश के साथ, फिर उसके बाद चीन के साथ, फिर पाकिस्तान के साथ, फिर नेपाल, फिर म्यांमार, भूटान और अफ़गानिस्तान के साथ भारत सीमा साझा करता है। तो सबसे बड़ी सीमा रेखा बांग्लादेश के साथ 4096.7 किलोमीटर और अफ़गानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर है। लेकिन अफ़गानिस्तान के साथ भारत की जो सीमा साझा होती है, वह वर्तमान में जो POK का हिस्सा है वहाँ पर है। तो एक चर्चित ट्रिक है इन देशों को याद करने के लिए, जिससे थोड़ा आसानी होती है ये। तो इसे हम देख सकते हैं कि बचपन में MBA। तो यहाँ समझते हैं। तो बचपन में तो यहाँ इससे बांग्लादेश, बा से बांग्लादेश, CH से चाइना, PA से पाकिस्तान, N से नेपाल, M से म्यांमार है, और इसके बाद B से भूटान, और E से अफ़गानिस्तान है। तो इस तरह से भी आप आसानी से इसे याद कर सकते हैं। भारत के सुदूर बिंदुओं में, जिनमें उत्तरी बिंदु इंद्रकोल है, और दक्षिणी बिंदु जो कि मुख्य भूमि पर है वह कन्याकुमारी है, और दक्षिण में जो संपूर्ण दक्षिण का जिसे कहें या सबसे दक्षिणतम बिंदु कहें, वह अंडमान निकोबार में है। इसे इंदिरा पॉइंट कहते हैं। और कन्याकुमारी में कैप कैमोरिन, उत्तरी का सबसे एक्सट्रीम पॉइंट इंदिरा कॉल है। इसके अलावा पूर्व में किबीथू जो कि अरुणाचल प्रदेश में है, और पश्चिम में गौर माता है जो कि गुजरात में स्थित है। और यह एक्सट्रीम बिंदु हमारे देश की पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण एक्सट्रीम जो भी सीमाएं हैं, अंतिम जो भी छोर है सीमा का, उसे निर्धारित करने का काम करते हैं। भारत की
समुद्री सीमाएं और चैनल के संबंध में हम देखते हैं कि यह किस प्रकार हैं, जिसमें प्रादेशिक जल सीमा टेरिस्ट्रियल सी यह तटरेखा से 12 मील तक है। भारत की तटरेखा है, यहाँ से 12 मील तक जो हिस्सा है वह हमारा टेरिस्ट्री है, अर्थात प्रादेशिक जल सीमा है। और भारत को इस क्षेत्र के में सभी जो भी यहाँ संसाधन पाए जाते हैं उन पर संपूर्ण अधिकार होता है। इसके बाद कंटेंजियस क्षेत्र, संलग्न क्षेत्र आता है, जिसकी लंबाई 24 मील तक है। और यह जो संलग्न क्षेत्र है 12 किलोमीटर की प्रादेशिक जल सीमा के पश्चात यह शुरू होता है। और यह जो क्षेत्र है इसमें भारत आप्रवासी कानून, सीमा शुल्क, पर्यावरणीय स्वच्छता या राजकोषीय यानी कुछ टैक्स से संबंधित जो भी यहाँ काम हो सकते हैं उन्हें करना भारत के अधिकार क्षेत्र में है। और यह कानूनी रूप से इस क्षेत्र में लागू होता है। इसके बाद अनन्य आर्थिक जोन हम देखते हैं जो कि 200 समुद्री मील तक है। तो अनन्य आर्थिक जोन के अंतर्गत प्रादेशिक सीमा और संलग्न क्षेत्र दोनों आते हैं। इस प्रकार से अनन्य आर्थिक क्षेत्र एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन 176 नॉटिकल मील 176 नॉटिकल मील की इसकी चौड़ाई हो जाती है। और इस क्षेत्र में भारत सागरीय जल शक्ति, सागरीय संसाधन, जीवों का सर्वेक्षण, संरक्षण, अनुसंधान इस तरह के कामों को कर सकता है। और एक और बात कि जैसे भारत में स्थलीय सीमाओं से लगे कुल सात पड़ोसी देश हैं। साथ ही श्रीलंका, मालदीव और इंडोनेशिया यह द्वीपीय देश हैं जो कि भारत के जल सीमा बनाते हैं। भारत के साथ पड़ोसी जल सीमा के रूप जल में स्थिति कारण एक द्वीपीय देश के रूप में यह हमारे पड़ोसी हैं। और यदि हम क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के स्थलीय पड़ोसी देशों को देखें तो चीन भारत का सबसे बड़ा पड़ोसी देश है, जिसकी पड़ोसी देशों में सबसे सर्वाधिक जो क्षेत्रफल है वह चीन का है। और सबसे कम क्षेत्रफल जो है भूटान का है। अब कुछ महत्वपूर्ण चैनलों पर नज़र डालते हैं, जिनमें 8 डिग्री चैनल जो कि मालदीव और मिनिकॉय के बीच से निकलता है, लगभग यहाँ इसकी स्थिति होनी चाहिए। इसके बाद 9 डिग्री चैनल है जो कि मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच से गुजरता है, तो यहाँ लगभग इसकी स्थिति होगी। और 10 डिग्री चैनल की स्थिति लगभग यहाँ पर होनी चाहिए। तो ये चैनल जो कि देशांतरीय रेखाएं ही हैं। और ये जो दो द्वीपों के बीच में, जैसे मालदीव और मिनिकॉय, मालदीव लक्षद्वीप का ही हिस्सा है, लक्षद्वीप का ही एक द्वीप है, तो दोनों द्वीपों के बीच से 8 डिग्री चैनल गुजरता है। तो इसी तरह से जो दो द्वीपों के बीच से चैनल गुजरते हैं तो उन्हें ही हम इस प्रकार से नाम दे देते हैं। तो अंडमान निकोबार हैं, दोनों के अंडमान और निकोबार के बीच से 10 डिग्री चैनल, मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच से 9 डिग्री चैनल, और यहाँ मालदीव और मिनिकॉय के बीच से 8 डिग्री चैनल गुजरता है। यह भारत के भूगोल का एक क्विक और बेसिक इंट्रोडक्शन था। इसके बाद अभी अन्य आने वाले महत्वपूर्ण टॉपिक्स, भारत की अवस्थिति हो या इस प्रकार की और भी अन्य टॉपिक हैं, भारत के समुद्रों की स्थिति, नदियों की स्थिति, उन्हें हम देखेंगे। आप इस
प्रश्न को हल करें। यह प्रीलिम्स के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है, या आप इसे देखने का प्रयास करें कि इसे कैसे हल कर सकते हैं। और यह एक मेंस की दृष्टि से प्रश्न है, तो आप इसे एक एनालिसिस वे में सोच सकते हैं कि क्या इसमें स्थिति हो सकती है। दक्षिण भारत में भारत की भौगोलिक स्थिति एक स्वाभाविक नेतृत्वकर्ता बनाती है, लेकिन यह कई सीमा विवादों को जन्म देती है। तो इस पर आप सोच सकते हैं और अपनी राय और सुझाव इस वीडियो के बारे में साझा करें। जय हिंद।